नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डरैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के कम संख्या वाले स्कूल व कॉलेज को जल्द मर्ज कर दिया जाएगा। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहां पर छात्रों की कम संख्या है, उन तमाम स्कूल कॉलेज को बंद करके मर्ज कर दिया जाएगा। इस बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी जाएगी और अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस महीने सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को सरकार मर्ज करने का मन बना लिया है। इसके लिए सरकार ने पहले ही विभाग को विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। फिलहाल अब प्रदेश में 100 से कम विद्यार्थियों वाले कॉलेज बंद होंगे। प्रदेश के करीब 15 कॉलेजों में से कुछ साल से विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ पाई है। कई कॉलेज के विद्यार्थी अन्य जगहों से माइग्रेट हुए हैं। बंद होने वाले कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नज़दीकी संस्थानों में शिफ्ट किए जाएंगे, जबकि प्रवक्ताओं और गैर शिक्षकों को आवश्यकता वाले कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 5 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज किए जाएंगे। 20 छात्रों की संख्या वाले हाई स्कूल और 25 छात्रों की संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इससे कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का सरकार ने फैसला लिया और रोहित ठाकुर ने कहा कि अब ये पूरा इसका मसौदा तैयार कर लिया है और अंतिम मंजूरी के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी जाएगी और इसके बाद इसकी नोटिफिकेशन कर दी जाएगी, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र में हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू हो सके। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एफिलेटेड प्राइवेट स्कूलों को भी अब उनका औचक निरीक्षण करने का फैसला लिया है। औचक निरीक्षण में यदि किसी निजी संस्थान में डमी एडमिशन पाई जाती है तो संबंधता रेगुलेशन के निर्धारित नियमों के तहत संस्थानों को प्रदान की गई एफिलेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय बोर्ड से संबंधता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों बारे बोर्ड कार्यालय में दूरभाष व अन्य माध्यम से मिल रही शिकायतों के आधार पर लिया है। शिकायतों में कहा जा रहा है कि कुछ संस्थानों द्वारा अपने विद्यालयों में डमी एडमिशन करवाई जाती है, अर्थात छात्र या छात्राओं द्वारा दाखिला किसी शिक्षण संस्थान में लिया होता है जबकि वे उसी समय अन्य संस्थान में कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे होते हैं। ऐसे मामलों में सीबीएसई बोर्ड द्वारा उनके संबंधता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की संदर्भ में जांच की जा रही है और जांच में यदि पाया गया कि संस्थान द्वारा डमी एडमिशन करवाई गई है तो ऐसे स्कूलों की संबंधता रद्द कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम अपने दर्शकों से जरूर चाहेंगे कि आपके ध्यान में कोई ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों की डमी एडमिशन की है लेकिन सही मायने में बच्चे चंडीगढ़ या अन्य शहरों में कोचिंग सेंटर में बाकायदा कोचिंग ले रहे हैं लेकिन डमी एडमिशन स्कूल में दिखाई गई है, इसे लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में स्कूल का नाम जरूर लिखें, क्योंकि बड़े स्तर पर यह शिकायत मिली है कि कुछ स्कूल इस गोरख धंधे से मोटी चांदी कूट रहे हैं और साथ में बच्चे वो कोचिंग तो बाहर के प्रतिष्ठित या बड़े नामी कोचिंग सेंटरों में लेते हैं, लेकिन स्कूल का रिजल्ट जब उनका परिणाम घोषित होता तो स्कूल अपना स्कोर ऊपर कर लेता है। स्कूल ये दर्शाता है कि हमारा बच्चा टॉपर आया है, लेकिन ऐसे में जो सही मायने में स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर तमाम अभिभावकों का, छात्रों का ये दायित्व है कि डमी एडमिशन करवाने वाले स्कूलों का नाम जग जाहिर करें ताकि स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला उनकी एफिलेशन को भी रद्द करे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाए, पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। इसके चलते आपके ध्यान में अगर ऐसा कोई संस्थान हो तो उसका नाम जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अब धीरे धीरे 4% डीए लेने पर अड़ गए हैं और लगातार तमाम कर्मचारी संगठनों से इस पर अब डिमांड बढ़ते जा रही है, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि हमें 4% डीए दीजिए या फिर 11% हम लेकर रहेंगे। यानी कर्मचारियों को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने पांगी में घोषणा कर दी कि 1 जून से उन्हें
1 जून से उन्हें 3% डीए दे दिया जाएगा। उनके वेतन में बढ़ोतरी के साथ ये डीए मिल जाएगा। अब इस घोषणा के बाद तमाम कर्मचारी ये कह रहे हैं कि 13% हमारी पेंडेंसी है, और इसे लेकर पिछले कल अन्य कर्मचारी संगठन ने मोर्चा खोला था। आज हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बाकायदा मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी डिमांड रखी कि सरकार को हमें कम से कम 4% डीए देना होगा, क्योंकि हमारी पेंडेंसी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों को भी आप 3 की बजाय 4% आप डीए 1 जून से दे दें, और आने वाले वक्त में जो हमारी पेंडेंसी, हमारा संशोधित वेतनमान का हमारा एरियर है, उसे भी जारी कर दिया जाए। अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े फैसले लिए जाएंगे। 2 बड़े फैसलों की तरफ सुक्खू सरकार बढ़ेगी। इनमें पहला 22 या 23 तारीख को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इसके लिए मुख्य सचिव को सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि 22 या 23 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज पर बड़ा फैसला होना, ये मुद्दा लंबे समय से लंबित है, क्योंकि हम बार बार इस खबर को आप तक लेकर आ रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सब कमेटी ने 3 बड़ी रिकमेंडेशन अपनी सरकार को दी हैं। ऐसे में इन रिकमेंडेशन के बाद वित्त विभाग बाकायदा इस एजेंडा आइटम को कैबिनेट में लेकर जा रहा है, और यह प्रपोज किया जा रहा है कि 30 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त की आयु, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज 58 की बजाय 59 साल कर दी जाए, और मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फाइनल निर्णय लिया जाना है। इसके अलावा अध्यापकों पर यह एक तरह का फैसला हो गया, सिर्फ नोटिफिकेशन होनी है। इस मुद्दे को कैबिनेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछली कैबिनेट में तय हो गया था कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों की रिटायरमेंट एज 1 साल बढ़ा दी जाएगी। यानी कि अगर राज्य के सभी कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होता, 59 साल कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 30 अप्रैल से पहले रिटायरमेंट एज पर फैसला नहीं लिया जाता, तब भी यह फैसला हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में इस अगले साल के दौरान, ये जो साल वित्तीय वर्ष आरंभ हो गया है, इस साल के दौरान यानी अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी शिक्षा विभाग के टीचर को, शिक्षक को रिटायर्ड नहीं किया जाएगा। उसकी रिटायरमेंट 31 मार्च के बाद होगी, जब राज्य में शैक्षणिक सत्र समाप्त हो जाएगा। और यह फैसला इसलिए लिया है ताकि हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई प्रभावित ना हो, परीक्षाओं का दौर प्रभावित ना हो। यानी अगर यहाँ पर आम कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बेशक नहीं बढ़ती है, फिर भी इतना तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 59 साल हो जाएगी, क्योंकि सभी कर्मचारियों को एक साथ एक ही महीने में एक ही दिन रिटायर किया जाएगा, और वे डेट होगी 31 मार्च 2026 की। यानी कि बीच में किसी टीचर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सूचना के अनुसार इस रिकमेंडेशन पर, जो कि कैबिनेट की सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इस पर मुख्यमंत्री भी राजी हो गए हैं। उन्होंने भी हामी भर दी है कि हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके चलते टीचर्स को एक साथ 31 मार्च के दिन रिटायर किया जाए। और इसे लेकर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्मिक विभाग की अनुमति से नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल होगा, यानी कि 3 जिलों के डीसी बदलेंगे। 3 जिलों को हिमाचल प्रदेश में नए डिप्टी कमिश्नर मिल जाएंगे। प्रबोध सक्सेना मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा, ये तीनों अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने इन अधिकारियों को डायरेक्शन जारी की है कि जिन डीसीज, एसपीज, एडीसी, एएसपी, एसडीएम, इसके अलावा एसडीपीओ यानी कि डीएसपी के जिनका कार्यकाल 2 साल से ज्यादा हो चुका है, उनकी डिटेल्ड सूची मुख्यमंत्री को दी जाए। तमाम डिपार्टमेंट्स के, अदर डिपार्टमेंट्स की भी ये डिटेल मांगी गई है। और प्रशासनिक तबादलों की बात की जाए तो स्पष्ट ये कहा गया है कि जिन डीसीज का कार्यकाल 2 साल से ऊपर का हो चुका है, उनकी लिस्ट प्रायोरिटी पे दी जाए। 2 साल वालों की अलग बनाई जाए, 2.5 साल वालों की अलग बनाई जाए, और जिनका लमसम कार्यकाल 3 साल का हो चुका है, उनके ट्रांसफर की बाकायदा
सिफारिश कीजिए, वहां पर कौन डीसीज लगाए जाने हैं, इसकी भी विस्तार से सूचना मांगी गई है। यानी कि आने वाले 4-5 दिनों पर अब डीसीज के तबादलों को लेकर, एसपीज के तबादलों को लेकर, इसके अलावा पिछले कल भी हमने विस्तार से बताया था कि हिमाचल प्रदेश में एसडीएम बदले जाएंगे, एडीएम बदले जाएंगे, एडीसी के तबादले होंगे, इसके साथ डीएसपी के ट्रांसफर्स होंगे, एएसपी के ट्रांसफर्स होंगे, एसपीज बदले जाएंगे। इसे लेकर कसरत करने के लिए कहा गया और अगले हफ्ते अब हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, जिसमें 3 जिलों के डीसी बदलेंगे, एसपीज के भी तबादले होंगे, बड़े स्तर पर एसडीएम, एडीएम, एएसपी और डीएसपी बदले जाएंगे और साथ साथ तमाम विभागों के डायरेक्टर ट्रांसफर होंगे, एक से दूसरे विभाग में भेजे जाएंगे, प्रशासनिक सचिवों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के एक निजी कार्यक्रम के बिल को लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया में खबर घूम रही है और इसमें बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने होली पर अधिकारियों को एक पार्टी दी थी और उसका खर्च सरकारी खाते से उठाने की सिफारिश की गई है। हालांकि इस खबर की पुष्टि किसी स्तर से नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से एचपीटीडीसी का एक बिल घूम रहा है और उस बिल में 1,22,000 का अमाउंट बताया गया है, दावा यह किया जा रहा है कि यह बिल हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना की होली फेस्टिवल पर बुलाई गई निजी पार्टी का बिल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि करीब 50 से 70 आईएएस, एचएएस और तमाम अधिकारियों को परिवार सहित बुलाया था, इनके बच्चों को, स्टाफ को भी इसमें आमंत्रित किया गया था और अब इस बिल के भुगतान के लिए यह बिल जीएडी को भेजा गया है। हालांकि इस बारे में तमाम अधिकारियों से बात की गई, पुष्टि कोई नहीं कर रहा, लेकिन यह बिल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से घूम रहा है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के ट्रिपल-एच, जिसे होटल हॉलीडे होम कहा जाता है, उससे ये बिल भेजा गया था, वहां पर पार्टी की गई थी और होटल प्रबंधन ने इसका बिल सेक्रेटरी जीएडी को भेज दिया। अब सरकार के स्तर पर इस बिल के भुगतान की प्रक्रिया को रोक दिया गया है क्योंकि इस पूरे मामले की तहकीकात किया जाए तो हुआ क्या, दरअसल में होता क्या है, करीब 75 अधिकारियों को, जिसमें आईएएस हैं, एचएएस हैं या दूसरे विभागाध्यक्ष हैं, इन अधिकारियों को होली फेस्टिवल के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने होटल हॉलीडे होम में बुलाया था। इसमें लंच परोसा गया था, स्नैक्स परोसा गया था, प्रति प्लेट 1,000 रुपए का रेट तय किया गया था और इसमें कई ड्राइवर थे, करीब 22 ड्राइवर बताए जा रहे हैं, जिनका तमाम खर्चा था, टैक्सियों का बिल था, सब कुछ था। यानी ये पूरा खर्चा मिलाकर 1,22,000 रुपया बताया जा रहा है और अब इस सोशल मीडिया पर घूम रहे बिल को लेकर पूरे प्रदेश में यह सवाल उठ रहा है, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश की इस समय आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है? क्योंकि जिस प्रकार से आईएएस अफसरों के बिलों का भुगतान अगर वाकई जीएडी को करना है, राज्य सरकार के खजाने को करना है, तो फिर तो लगता यह कि प्रदेश काफी धनाढ्य है, प्रदेश काफी सक्षम है, प्रदेश में किसी प्रकार का वित्तीय संकट नहीं है। हालांकि क्या वाकई ये जो बिल सोशल मीडिया पर घूम रहा है ये उसी पार्टी का था और क्या उस पार्टी के इस बिल को जीएडी को भेजा गया, जीएडी से पेमेंट करवाने का दबाव बनाया गया? इन तमाम तरह की अटकलों को जानने के लिए हमने कई उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मुंह नहीं खोला और कहा हमारे ध्यान में यह मामला बिल्कुल नहीं है। अफसरों ने इतना जरूर कहा, सोशल मीडिया पर चीफ सेक्रेटरी के नाम पे जो बिल एक घूम रहा है वो हमने जरूर देखा है, लेकिन ऐसा बिल हमने जीएडी में नहीं देखा। ये फिलहाल अधिकारियों की तरफ से दलील दी गई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब ये सरकार अपने स्तर पर जांच कर रही है कि अब वाकई ही चीफ सेक्रेटरी की निजी पार्टी में जो बिल था वो जीएडी को भेजा गया या जीएडी से भुगतान हुआ है। इस पर सरकार ने अपने स्तर पर जांच जरूर शुरू कर दी है। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान बड़े स्तर पर कांग्रेस पर घेराबंदी की, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों पर जिस प्रकार से निशाने साधे जा रहे हैं वो साफ जाहिर होता है कि अब घोटालों की परतें खुलने शुरू हुई हैं और कांग्रेस दबाव की राजनीति कर इन एजेंसियों को डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की नीम आजादी से
आज़ादी से पूर्व वर्ष 1938 में ही रख दी थी, जिसके पहले संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के प्रकाशन समूह की ओर से नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ नामक अखबार निकाले जाते थे। उन्होंने कहा, भारत का अग्रदूत माने जाने वाले ये अखबार नेहरू परिवार और कांग्रेस की अगुवाई में भ्रष्टाचार का अग्रदूत बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 2021 में ईडी ने इस बारे मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उस दौरान भी कांग्रेस की ओर से ईडी के दफ्तर के बाद धरना प्रदर्शन किया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मामला कितना गंभीर है, इसको लेकर सरदार पटेल से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने पहले ही इस अखबार पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर ईडी के दुरुपयोग की बात कर रही है, जो कि सरासर गलत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही वे किसी मामले को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार हमारा है, हम चाहें जितना मर्जी विज्ञापन दे सकते हैं। इसे लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का गरीब आदमी गहने बेचकर अपना इलाज करवा रहा है, हिमकेयर योजना के माध्यम से गरीबों का उपचार नहीं हो रहा है, जबकि नेशनल हेराल्ड जैसी कांग्रेसी और नेहरू परिवार की अखबार को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता ये पैसा दान के लिए नहीं दे रही। जयराम ठाकुर ने आज एक हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने तल्ख तेवर में कहते हुए कहा कि कुछ हिमाचल प्रदेश के अधिकारी कांग्रेस के दफ्तरों की परिक्रमा कर रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तरों में जा रहे हैं और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि कैसे अधिकारी कांग्रेसों के दफ्तर में जाना बंद कर दें, वरना उनका अपने सरकारी दफ्तरों में जाना मुश्किल हो जाएगा। जयराम ठाकुर कई अधिकारियों पर किया गया कमेंट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि लंबे समय से कुछ आईपीएस अधिकारियों को, कुछ आईएएस अधिकारियों पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे कांग्रेस के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लिहाजा जो जयराम ठाकुर ने बात कही है, उसे लेकर कांग्रेस में भी खूब खलबली मची गई है कि आखिर ऐसे ये कौन अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष अपने निशाने पर लेकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तरों की परिक्रमा अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि ये आमतौर पर देखा गया कि विधानसभा के दौरान भी विपक्ष ने कुछ आईपीएस अधिकारियों को और कुछ दूसरे आईएएस अधिकारियों पर यह निशाना साधा था कि कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सानन प्रोजेक्ट को लेकर दिए बयान के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का कहना है कि कोई भी कुछ कर ले। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को यह चेतावनी देते हुए कहा है, कोई भी कुछ कर ले, कोई भी कुछ कहे, चाहे डिप्टी सीएम हो या हिमाचल का सीएम हो, जितना जोर लगा सकते हैं लगा लीजिए, लेकिन जिस चीज पर पंजाब का हक है वह हम लेकर रहेंगे। हम अपनी प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और पंजाब के हकों पर किसी का डाका नहीं डालने देंगे। दरअसल ये मामला क्यों बना? सानन परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सानन पावर परियोजना हमारी है, इस मामले में हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, जिसे लेकर आज आम आदमी पार्टी के प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री ने बड़ा अटैक करते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम पर ये हमला करते हुए कहा कि ये परियोजना पर हम हक अपना लेकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी जोर आजमाइश कर ले, कोई भी कितनी टिप्पणी कर ले, हम नहीं मानेंगे, हम सानन को लेकर रहेंगे। चंबा में लगातार 2 वर्षों से सेवाएं दे रहे 86 जेबीटी शिक्षकों को नियमित किया गया है। नियमित किए गए शिक्षक उन्हीं स्कूलों में सेवाएं देंगे जहां वे मौजूदा समय में तैनात थे। शिक्षा विभाग ने नियमित किए गए शिक्षकों की जानकारी स्कूलों के माध्यम से भेज दी है। मंडी के डीसी ऑफिस के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने इसके बाद सचिवालय में सुरक्षा बढ़ा दी। बम निरोधक दस्ते ने खोजी कुत्तों के साथ मुख्य सचिव के कार्यालय में जांच शुरू कर दी है, मगर जांच में कुछ नहीं पाया गया। धमकी भरे ईमेल के बाद सरकार सतर्क हो गई है। इस मामले में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया
कि दो हमें अलग अलग ईमेल प्राप्त हुए थे। एक ईमेल में चीफ सेक्रेटरी कार्यालय और दूसरे में डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दोनों की भाषा एक जैसी थी। ईमेल में तमिलनाडु की किसी घटना का जिक्र करते हुए वहां पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। मुख्य सचिव ने कहा यह मेल तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी के संदर्भ में दी गई थी। हालांकि धमकी देने वाला इसे कैसे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से जोड़ रहा है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा यह मेल उनकी ऑफिशियल आईडी पर आई है। इस आईडी में सचिवालय को नहीं, मुख्य सचिव कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। प्रदेश में केवल ऐसी दो ही मेल आई हैं। एक उपायुक्त कार्यालय पहुंची। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि पूरे मामले और सचिवालय के सैनिटेशन करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह धमकी दोपहर बाद 1:30 बजे कार्यालय को उड़ाने की दी गई थी। यह धमकी मुंबई हमले के आरोपी तहबुरन राणा के हवाले से दी गई है। ऐसे में ऐसी ही धमकियां उत्तर प्रदेश में करीब 18 अलग अलग जगह को बम से उड़ाने की दी गई थी, जिसमें मंडी ऑफिस का भी जिक्र किया गया था। दरअसल डीसी को भेजी गई ईमेल के में यह कहा गया था कि पूरे डीसी दफ्तर को बम से उड़ाया जाएगा। इसे देखते हुए पिछले कल ही एहतियात के तौर पर पूरे दफ्तर को खाली करवा दिया गया था। 3 बजे तक इस दफ्तर में पूरी तरह से सुरक्षा के चलते चाक चौबंद कर दिया गया। वहां पे सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया और सुबह के वक्त भी अधिकारी कर्मचारियों का प्रवेश जांच के बाद दिया गया। हिमाचल प्रदेश में बंद चल रहे एचआरटीसी के 20 बस रूट को कल से बहाल कर दिया जाएगा। यह फैसला एचआरटीसी के एमडी निपुण जिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन तमाम हालातों का रिव्यू करने के बाद लिया गया। पंजाब पुलिस ने एचआरटीसी को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रबंध निदेशक को व्यवस्था का आंकलन कर रूट बहाल करने के पहले ही निर्देश जारी किए थे। इस पर निपुण जिंदल ने कहा कि कल से हम सभी रोके गए, सभी स्थगित किए गए 20 रूट पर हम एचआरटीसी की बसों को चला देंगे। सोलन जिला के बद्दी में एक युवक ने अपने मृत दोस्त के शव को नहर में फेंक दिया। इसकी सूचना खुद युवक ने मृतक के परिजनों को मैसेज के माध्यम से दी। वॉइस मैसेज में बताया गया कि नशे की ओवरडोज से उसके दोस्त की मौत हो गई है। इससे डरकर उसने दोस्त के शव को नहर में फेंक दिया है। मृतक युवक गुरविंदर सिंह गिंदी बद्दी के भुट्टू का रहने वाला है, मगर अब तक उसका शव नहीं मिल पाया। युवक के भाई अभिषेक सैनी ने पुलिस को बताया कि गुरविंदर पिछले कुछ दिनों से लापता था। उसे आखिरी बार अपने दोस्त राजा के साथ देखा गया था। रात भर गुरविंदर घर नहीं लौटा तो बीती रात को परिवार के एक व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज मिला, जिसमें घबराहट में शव को नहर में फेंकने की बात लिखी गई थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इस आधार पर अब जांच शुरू हो गई है। हमीरपुर जिला के भरनोट गांव में 70 साल के बुजुर्ग भगवान दास की मधुमक्खियों के काटने से दुखद मृत्यु हो गई। भगवान दास पिछले कल बकरियां चराने के लिए गया हुआ था, जहां पर मधुमक्खियों ने भगवान दास पर हमला कर दिया। इससे भगवान दास बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में ही भगवान दास को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में भगवान दास ने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 4 दिन तक एक्टिव रहेगा। खास तौर पर कल और परसों प्रदेश में भारी से भारी बारिश, तूफान और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये समझने वाली बात है, पिछले कल रात को जो भारी तबाही हुई है वो सिर्फ और सिर्फ येलो अलर्ट था, लेकिन अब कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यानी कल और परसों हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र ने दी है। और यह भी कहा गया कि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। यानी इन 5 जिलों में भारी से भारी बारिश होगी, तेज तूफान चलेगा, पेड़ गिरने का खतरा होगा, यातायात प्रभावित बाधित हो सकता है कल और परसों 2 दिनों के लिए। और प्रदेश के अन्य 7 जिलों में भी बारिश होगी, लेकिन बड़े स्तर पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। जिन 5 जिलों का हमने नाम लेकर जिक्र किया गया, उन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। यानी जबरदस्त तबाही हो सकती है, बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है।
प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले ही बुधवार रात आंधी तूफान ने लोगों को हिलाकर रख दिया। बीती रात प्रदेश के कई क्षेत्रों में अंधड़ का व्यापक असर दिखा। भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी के बीच बीती रात शिमला, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर समेत कई इलाकों में अंधड़ चलने से भारी नुकसान हुआ। प्रदेश के लोग कुछ घंटों के लिए डरे हुए थे, पूरी तरह से सहम गए। करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान चलने से कई जगह एनएच पर पेड़ उखड़ गए, घरों के शीशे टूट गए, शादियों के टेंट उड़ गए। बिजली की तारों पर पेड़ गिरने से ऊना, कांगड़ा में कई जगह ब्लैकआउट हो गया। कई जगह शादी समारोह के पंडाल पूरी तरह से उड़ गए और ये समारोह धरे के धरे रह गए। अंधड़ के साथ साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। खेतों में गेहूं पूरी तरह से बिछ गई, कटी हुई फसल सड़ गई, भीग गई। सेब की फ्लावरिंग भी जगह झड़ने की सूचना है। कई लोगों के घरों की टीन छतों समेत उड़ गई हैं। लोगों ने बीती रात कई जगह भागकर जान बचाई। हमीरपुर जिले की बात की जाए तो बड़सर उपमंडल के प्रमुख बाजार मैरे में मिनी सचिवालय भवन के साथ लगती कॉलोनी में प्रवासी मजदूर की झुग्गी पर चील का पेड़ गिरने से 8 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। यानी इस तेज तूफान में एक 8 साल के बच्चे की मौत भी हो गई। रात के समय अचानक तेज हवाएं चलने से चील के पेड़ झुग्गी पर गिर गया, जिस कारण झुग्गी में सोए हुए एक बाप और बेटे उसकी चपेट में आ गए। सिरमौर में तूफान के बीच पामटा साहिब कालंब नेशनल हाईवे पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। आज सुबह स्थानीय लोगों को हादसे का पता चला। हादसे में घायल कार चालक को एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। चालक की हालत हालांकि अब ठीक बताई जा रही है, लेकिन कल को लेकर, कल और परसों 2 दिन की बात की जाए तो हम हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जिसमें सावधानी बरतने की पूरी तरह जरूरत है। हमने पिछले कल भी कहा था कि आज से हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा, अंधड़ चलेगा, तूफान चलेगा और अपनी यात्रा को ध्यान में रखते हुए घरों से बाहर निकलें। और इसके चलते कुछ ही घंटों के बाद कल हम शाम 6 बजे लाइव स्ट्रीम में आपके साथ जुड़े थे और रात करीब 8 बजे के आसपास हिमाचल प्रदेश के निचले हिमाचल में तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया, जिससे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना इन 3 जिलों में जबरदस्त तबाही की सूचना है। लेकिन कल का इसलिए मामला गंभीर है क्योंकि पिछले कल येलो अलर्ट था। येलो अलर्ट में सामान्य तौर पर माना जाता है की बारिश होती है लेकिन वो नुकसान ज्यादा नहीं होता। लेकिन कल ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट था। लेकिन कल और परसों यानी कि आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। जबरदस्त बारिश होगी और खासकर फिर यही कहा गया कि लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर इन निचले जिलों के, जिसमें कांगड़ा और हमीरपुर और बिलासपुर, इन ऊना जिसमें शामिल हैं, इनमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगह पेड़ गिर सकते हैं, मकान की छतें उड़ सकती हैं। यानी जो पिछले कल नुकसान हुआ, अगर मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी को माने तो अगले 2 दिनों में इससे ज्यादा नुकसान इन इलाकों में हो सकता है। इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश के समय अनावश्यक घर से बाहर यात्रा ना करें, वाहनों में आवाजाही ना करें। अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और साथ में ये भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। और जो लोग इंटरनेट सुविधा से जुड़े हैं वो बार बार वो मौसम विज्ञान केंद्र की फोरकास्ट को देखते रहें, अपडेट किया है। क्योंकि अगर ऑरेंज अलर्ट जिस प्रकार से अगले 2 दिनों का दिया गया है, ये वाकई ही बड़े स्तर पर ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में आंधी, अंधड़, तूफान और ओलावृष्टि का कहर मचाता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी कारण मौसम विज्ञान केंद्र की इस चेतावनी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी लोगों को एहतियात के तौर पर यह कहा है कि सावधानी बरतें, जान है जहान है, अपनी जान की सुरक्षा को देखते हुए घरों से बाहर निकलें, अनावश्यक यात्रा ना करें। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।